शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए हेलीपैड की शुरुआत करेंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई हेली सेवाओं की शुरुआत करने वाले हैं। तो कई रूटों के लिए हवाई सेवा शुरू होगी। बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया करेंगे शुभारंभ। और आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी नई हेली सेवाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। तो कई रूटों के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। उत्तराखंड के लिए ये अच्छी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई हेली सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी किया जाएगा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसकी शुरुआत करेंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया जाएगा। कई हेली सेवाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। कैलाश जोशी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश, आज उत्तराखंड में कई नई हेली सेवाओं का उद्घाटन होना है और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी होना है। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है? अपडेट क्या है? जी बिल्कुल भविष्य, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में आज से कई रूटों के लिए जो है हवाई सेवा का शुभारंभ जो है केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो सिंधिया हैं उनके द्वारा होना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका उद्घाटन आज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं कि देहरादून से हल्द्वानी और पंतनगर से पिथौरागढ़, देहरादून से पिथौरागढ़, जॉलीग्रांट से गौचर, सहजदारा से चिन्यालीसौड़, सहजदारा से गौचर और जॉलीग्रांट से श्रीनगर, इन रूटों पर जो है आज हेली सेवा का उद्घाटन होना है। यहाँ पर हेली सेवा शुरू होगी। लगभग 1:30 बजे का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुंचेंगे। सबसे पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर जो है एयरपोर्ट टर्मिनल का जो विस्तारीकरण हुआ है, उसका जो नया टर्मिनल बना है, उसका उद्घाटन यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना है। भविष्य जी, कितने बजे का कार्यक्रम है? कितने बजे सिंधिया पहुंचेंगे और कितने बजे कार्यक्रम होगा कैलाश? देखिए, मैं आपको बता दूं भविष्य की लगभग 1 बजे जो है 1 से सवा बजे के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1:30 बजे का कार्यक्रम है। 1:30 बजे वहां पर जो 353 करोड़ की लागत से जो तैयार हुआ है टर्मिनल है, उसका जो फेज 1 का कार्य पूरा कर लिया गया है, उसका उद्घाटन यहाँ पर जो है उनको करना है। और जो टर्मिनल है वो उस टर्मिनल में सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो उत्तराखंड की संस्कृति है, संस्कृति को दिखाया गया है उस टर्मिनल की बिल्डिंग पर। उसका उद्घाटन जो है आज ज्योतिरादित्य सिंधिया 1:30 बजे करेंगे। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी यहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो उत्तराखंड के लिए कई हेली सेवाओं का उद्घाटन आज होना है और नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी आज किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 1:30 बजे ये कार्यक्रम है। उधर देहरादून उपवास पर बैठे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में उपवास। प्रधानमंत्री की ओर से घोषणा न किए जाने से नाराज। गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उपवास जारी है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता उपवास पर बैठ गए। गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये उपवास जारी है। प्रधानमंत्री की ओर से कोई घोषणा न किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। तो राजधानी देहरादून से बड़ी खबर। उपवास पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता उपवास पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री की ओर से किसी तरह की कोई घोषणा न किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। तो गांधी पार्क में ये उपवास कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जारी है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उपवास पर बैठे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में
उपवास जारी है। प्रधानमंत्री की ओर से कोई घोषणा न किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं और इसी के चलते उपवास पर बैठे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर, उपवास पर बैठे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में यह उपवास कार्यक्रम किया जा रहा है। गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उपवास जारी है। प्रधानमंत्री की ओर से किसी तरह की कोई घोषणा न किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं। मथुरा दत्त जोशी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद 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 जी, आज ये उपवास कार्यक्रम जो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, उपवास पर बैठे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, जी। आखिर क्या नाराजगी है? नहीं, देखिए, कोई नाराजगी नहीं है। नाराज तो उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी जी। 5 MP देने के बाद 57 विधायकों का बहुमत देने के बाद जिस तरीके से उत्तराखंड की उपेक्षा की है, उसके खिलाफ हमारे मौन व्रत है, ये धरना है। और ये हमारा सांकेतिक एक मौन है कि भाई आप इस तरीके की हरकत करोगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का नागरिक चुप बैठने वाला नहीं है। उत्तराखंड का नागरिक उसका जवाब निश्चित रूप से भाजपा को देगा। एक ऐसी स्थिति बनाती है कि देखिए, आपने 5 साल में उत्तराखंड को कुछ नहीं दिया, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं दिया, रोजगार के लिए आपने कोई व्यवस्था, नौजवानों के लिए कोई व्यवस्था आपने नहीं की। व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जाकर आत्महत्या कर रहा है, लेकिन GST में उत्तराखंड को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। 2022 के बाद जो हमको कंपनसेशन मिल रहा है 5,000 करोड़ का, वो भी हमारा बंद हो जाएगा। उस दिशा में भी कोई बात नहीं। ग्रीन बोनस की मांग भारतीय जनता पार्टी के नेता ही करते थे। जब निशंक जी चीफ मिनिस्टर थे तब से ग्रीन बोनस की मांग उठ रही है, लेकिन आज तक भी वो मांग हमारी पूरी नहीं हुई। और जो BK चतुर्वेदी कमेटी उसको स्वीकृत करके गई थी, हमको ग्रीन बोनस दे के गई थी, लेकिन आज तक हमको ग्रीन बोनस नहीं मिला। और यहाँ का नौजवान, किसान, यहाँ की खेती सारी खत्म हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ आते हैं, पर्यटक की तरह आते हैं, घूम घाम के चले जाते हैं और उत्तराखंड की जनता को फिर चिढ़ाने का काम करते हैं। कि एक तरफ तो इन्होंने कहा था कि अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे। जोशी साहब, लेकिन देखिए, प्रदेश को कितना उत्तराखंड के जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम प्रदेश को किया गया। जोशी साहब, उत्तराखंड के जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, अपनी तमाम ये बातें आप मुख्यमंत्री के सामने भी रख सकते हैं। आखिर वो प्रतिनिधित्व प्रदेश का कर रहे हैं, अगर कोई समस्या होती है तो वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी को एक नहीं कई बार कांग्रेस कह चुके हैं इन मुद्दों के लिए जी, और ये खुद मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री के सामने रखने चाहिए थे। और मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा न करके निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। उत्तराखंड के नहीं तो ये विरोध प्रदर्शन मुख्यमंत्री के विरोध में है कि प्रधानमंत्री के विरोध में? देखिए, ये अभी आज का उपवास तो हमने प्रधानमंत्री जी के विरोध में है जी, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी उत्तराखंड की जनता को ठगने और छलने का काम किया है जी, उनको भी धोखा देने का काम किया है। नहीं, जैसे आप मथुरा दत्त जी आप कह रहे हैं कि भाई कई बार मुख्यमंत्री को इस बाबत अवगत कराया गया है, उनसे कहा गया है कि इन मुद्दों का समाधान दीजिए, निराकरण कीजिए, तो आपका उपवास या यूं कहे कि जो विरोध आप कर रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ होना चाहिए था। नहीं, मुख्य प्रधानमंत्री जी यहाँ आए हैं जी, और वो बार बार कहते हैं कि हमने ये दिया क्या है, ये बताइए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताऊं। 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। रुड़की से मुजफ्फरनगर का रेलवे पैच नहीं जुड़ पाया है, उतना छोटा सा टुकड़ा जोड़ना है वो नहीं जोड़ पाए हैं। और जिस रेलवे लाइन की बात ये कहते हैं ऋषिकेश से कर्णप्रयाग, ये कांग्रेस की देन है, सोनिया गांधी की देन है, मनमोहन सिंह की देन है, कांग्रेस के शासनकाल में स्वीकृत है। आपने कौन सा नया काम स्वीकृत कराया? इस बात का जवाब मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी नहीं तो सर, जो काम आप जो काम आप पेंडिंग छोड़कर गए थे वो काम तो पूरे किए ना? नहीं, पूरे तो हर सरकार ने करना पड़ेगा। नहीं तो परेशानी ये कि कांग्रेस को क्रेडिट नहीं मिला। आप नए प्रोजेक्ट आपने क्या दिए? आप अपनी उपलब्धि बताओ ना। आप दूसरे की गाय में क्यों गौदान कर रहे हैं? हमारा कहना ये है कि नहीं, आपकी नाराजगी किस बात को लेकर है कि जो काम हुए हैं उसका क्रेडिट कांग्रेस को नहीं मिला? मैंने आपको हमारे
हमारी नाराजगी का सवाल बताया कि किस तरीके से नाराजगी हो रही है जी कि सरकार ने जो काम करने चाहिए थे वो काम नहीं किए और उत्तराखंड की भोली भाली जनता के साथ धोखा करने का काम किया है। इसलिए हम ये उपवास और यह सांकेतिक धरना रखा है आज हमने। जी मथुरा दत्त जी, जैसा आपने कहा कि ये सांकेतिक अभी उपवास है, ये एक सांकेतिक विरोध है उपवास के जरिए। आगे जो मांगे आप रख रहे हैं, जिन बातों को लेकर विरोध कर रहे हैं, उसके लिए क्या कोई और कार्यक्रम भी तय किया गया है? निश्चित रूप से कार्यक्रम अब सीधे श्रृंखलाएं चलेंगी इसी कार्यक्रमों की। हम आगे भी और कार्यक्रम रखेंगे, देख रही आजकल में उसको हम अनाउंस करेंगे। अभी कार्यक्रम हमारे और होंगे जी, बिल्कुल रखेंगे, कार्यक्रम रखेंगे। जी जोशी साहब, कहीं ये विरोध प्रदर्शन महज चुनावी तो नहीं है? नहीं, देखिए चुनाव से कांग्रेस किसी भी बात को चुनाव से जोड़ के नहीं चलती है जी। ये भारतीय जनता पार्टी करती है, ये काम ये उनका काम है, हमारा ऐसा काम नहीं है। हम तो केवल लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई आगे भी लड़ेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मथुरा दत्त जोशी जी, खबरफास्ट पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। तो आपको बता दें कि गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ता उपवास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से नाराजगी है कि नई योजनाएं उत्तराखंड को नहीं दी गई, यहां पर किसी नए काम की शुरुआत नहीं हुई। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल देहरादून से यह बड़ी खबर उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं राम सिंह खेड़ा। तो राम सिंह खेड़ा बीजेपी में जा सकते हैं। भीमताल से निर्दलीय विधायक है राम सिंह खेड़ा। तो चुनावों से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर, दिल्ली या देहरादून में बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। भीमताल से निर्दलीय विधायक है राम सिंह खेड़ा। एक बार फिर से आपको बता दें, जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर, राम सिंह खेड़ा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली या फिर देहरादून में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, बीजेपी की सदस्यता हासिल कर सकते हैं। भीमताल से निर्दलीय विधायक हैं। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर चुनावों से पहले और उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर। राम सिंह खेड़ा जो कि निर्दलीय विधायक हैं, वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा और मेरी पार्टी जनता है और मेरी सरकार जनता है और फिलहाल मैंने सरकार को समर्थन दिया है और फिलहाल मैं जनता का जो आदेश है, जनता का जो आदेश होगा, निर्दलीय रण में जाएंगे। फिलहाल मैं निर्दलीय तैयारी में लगा हूँ और आने वाला बहुत तैयारी में तो लगे, मगर अंदर माहौल जिस पार्टी की तरफ है, क्या उधर की तरफ झुकाव रहेगा? देती है। देखिए, मैंने अभी चुनाव के बारे में सोचा ही नहीं है। मैं अगर भीमताल विधानसभा क्षेत्र वालों को अगर पद में रहते हुए रात दिन अपने बीच रहने वाला विधायक चाहिए होगा तो मैं जीतूंगा और मैं अपने साथ रहने वाला विधायक चाहिए होगा तो जीतूंगा, और नहीं तो मैं चुनाव को खेल की भावनाओं से लेता हूं और हार और जीत मेरे लिए खेल होता है और जो जनता का आदेश होगा, जो योग होगा, योग से ऊपर कोई नहीं है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है। तो कैलाश जोशी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश, चुनावों से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है। भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह खेड़ा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल भविष्य आपको बताना चाहूंगा। उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। उत्तराखंड भाजपा में आज शामिल होने जा रहे हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, राम सिंह खेड़ा जो है निर्दलीय विधायक है भीमताल से जी, वो आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आज बताऊं कि आम आदमी पार्टी से भी एक नेता ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कल ही देहरादून से दिल्ली पहुंच चुके थे। तो माना यह जा रहा है कि जो राम सिंह खेड़ा है, जो निर्दलीय विधायक हैं इस वक्त भीमताल से, वहां पर जो है दिल्ली या देहरादून में कहीं भी दोनों जगहों में से किसी एक जगह पर जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि 2017 में निर्दलीय विधायक के रूप में राम सिंह खेड़ा जो है चुनाव लड़े थे भीमताल विधानसभा से और जीत के आए थे। उसके बाद उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया था। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि आज जो है बीच में उनको उनकी जो है भारतीय जनता पार्टी में जाने की खबर थी, लेकिन कुछ विरोधाभास उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया था, इसके चलते उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी। तो माना यह जा रहा है कि आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है थाम सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह खेड़ा जो कि
बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो फिलहाल यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ तुरंत लौटेंगे। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। आपके विधायक से सीधा सवाल, जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। खबर फास्ट ला रहा है रियल एस्टेट समिट एंड अवार्ड 2021। देखिए शनिवार 16 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। इन दिनों उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी गढ़वाल दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान थराली पहुंचे काशी सिंह ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। उधर मंगलौर के कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारसन को एक एम्बुलेंस भेंट की। इस मौके पर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि क्षेत्र के जनता की पीड़ा उनकी अपनी पीड़ा है। अगर क्षेत्र के जनता के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी दिक्कत होगी तो सर्वप्रथम आवश्यकता अनुसार जो भी मदद मुझसे बनेगी मैं दिन रात उसके लिए तैयार हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेंस से गरीबों को अच्छी सुविधा मिलेगी, वो वक्त पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंच सकेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक जी का दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जो है क्षेत्र की जनता की सुविधाओं को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया और इससे जो है बहुत अच्छा लाभ मिलेगा जनता को। कोई एम्बुलेंस की कमी पहले भी थी यहाँ पे, 108 तो हमारे पास थी, लेकिन यहाँ CSC की कोई एम्बुलेंस हमारे पास नहीं थी। तो उससे ये होगा कि अगर जैसे रुड़की को भी मरीज को भेजना है जो कि 16-17 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, तो एक एम्बुलेंस परमानेंटली हमारे पास यहाँ रहेगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे, और उससे मरीज को तुरंत और बहुत जल्दी अगर रेफर भी करना है तो कर सकते हैं। उधर उत्तराखंड की देवभूमि कही जाने वाली ऋषिकेश की पावन धरती पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। एम्स ऋषिकेश में बने हाईटेक टेक्नोलॉजी के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम मंत्री और सांसद एम्स ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरग सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड से अहम लगाव रहा है, यही वजह है कि वो बार बार उत्तराखंड आना चाहते हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का जिस तरह उत्तराखंड के प्रति लगाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भी जिस तरह वो केदारनाथ आए हैं और पूरे केदारनाथ का जो जीर्णोद्धार है, नवनिर्माण है, पूरे उनके देख रेख में हो रहा है, तो उनका अगाध प्रेम उत्तराखंड के प्रति है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कि उनका उत्तराखंड के प्रति बहुत गहरा लगाव है, जो कि आज उनके उद्बोधन में भी साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला भी इस बात को कि उत्तराखंड से उनको कितना गहरा लगाव है। उधर उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री जी के पास सारी जगह घूमने का समय है, लेकिन इस देश में जो किसान
सड़कों पे बैठा है और साथ ही साथ जो लखीमपुर में जिस तरीके से नृशंस हत्या हुई है किसानों की, उसके लिए बोलने के लिए इनके पास दो शब्द नहीं है। कोई एक खिलाड़ी की एक उंगली टूट जाती है तो इनको ट्वीट करने का टाइम मिल जाता है, विदेशों में अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो ये उसके लिए ट्वीट करने का टाइम मिल जाता है, लेकिन हमारे देश के जो अन्नदाता है उसको जिस तरीके से बुरी तरह लखीमपुर में रौंदा गया, मारा गया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी के पास दो शब्द बोलने के लिए नहीं है। हमारा ये मानना है कि देश पहले है, अन्नदाता पहले है, किसान पहले है, उनको देखना चाहिए, उनके जो विषय उनको एड्रेस करना जरूरी है बनिस्बत कि आप बाहर जाना और बाहर के जो विषय उन पर बात करते हैं। हमारा ये मानना है कि जल्द से जल्द जो इस लखीमपुर घटना के जो दोषी हैं, जो गृह राज्य मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही साथ जो उनके बेटे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने से पहले ट्रायल लैंडिंग की गई। हवाई सेवा देहरादून से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से हल्द्वानी, पंतनगर, देहरादून के लिए आज से संचालित की जाएगी। नैनीसैनी हवाई पट्टी से लंबे समय से हवाई सेवा बंद है। हवाई सेवा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। ये लंबे समय से जो हम जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उड़ान 4.1 में इस सेवा को आरंभ किया जा रहा है और इसमें जितनी भी बेसिक प्रिपरेशन है वो हो चुकी है और पंतनगर से पिथौरागढ़, फिर फर्दर हल्द्वानी और हल्द्वानी से देहरादून की कुल सेवा होगी। पॉइंट टू पॉइंट बेसिस की जगह हब एंड स्पोक मॉडल पर विभिन्न स्थानों को जोड़ते हुए किया जाएगा इसको। उधर सतपुली पौड़ी गढ़वाल में 150 मीटर खाई में जेसीबी गिर गई, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम घटनास्थल पर रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और खाई में गिरे एक युवक को बाहर निकाला। बता दें कि जेसीबी में 2 युवक सवार थे जो सतपुली से पेट्रोल भरवाने जा रहे थे। वहीं भोपाल नर्सरी के पास जेसीबी अनियंत्रित होने से 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोट आई और दूसरे व्यक्ति को मामूली चोट आने की बात कही जा रही है। उधर श्रीनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत जयपुर से लाई गई लावारिस अस्थियों को पूरे विधि विधान के साथ हरकी पैड़ी स्थित गंगा में विसर्जित किया गया। श्रीनाथ गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष जायसवाल ने बताया, ऐसे करीब 975 अस्थियों को अलग अलग शमशान घाट से इकट्ठा किया गया है, जिसमें 50 कोरोना मृतकों की अस्थियां भी शामिल हैं। कि जो कोरोना से मृत व्यक्तियों की अस्थियां थी, उनकी अस्थियां लेकर के आई हूँ। 25 में जैन धर्म के लोगों की अस्थियां लेकर के आई हूँ और 900 लोगों की, जिनमें अज्ञात और लावारिश लोग हैं, 975 टोटल अस्थियां लेकर के मैं हरिद्वार आई हूँ। अब तक मैंने टोटल 7,500-8 हज़ार लोगों की अंत्येष्टि करा दी है और 7,500-8 हज़ार लोगों की ही मैंने अस्थियां विसर्जित। तो इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें लगातार जारी है।